अस्सलामु अलैकुम। नॉवल पिया मैं तेरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। पूरा मलक मैंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो अपने कमरे में बैठी जरून की कॉल का वेट कर रही थी। जरून ने कहा था वो घर पहुंचकर आराम से कॉल करेगा। अरे नजमा, अकेले अपने कमरे में क्यों बैठी हुई हो? बाहर गार्डन में चलो, सारे मेहमान आ गए हैं। इसी कमरे में तैयार होने के बावजूद अकेला बैठा देखकर अरूसा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, मॉम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नजमा को अभी तक मौका नहीं मिल पाया था ज़ारून से शादी के मुत्तलिक अपनी माँ से बात करने का। वो जब से आई थी अपनी माँ को नौकरानियों की तरह काम करता देख रही थी, जो इससे भी नागवार गुजर रहा था। इनकी जानब तेजी से आकर हाथ थामते हुए बोली, अभी मुझे बहुत काम है बच्चा, बस ये शादी हो जाए फिर हम आराम से बैठकर बातें कर लेंगे। वो बड़ी मोहब्बत से जवाबदा हुई, मॉम प्लीज छोड़ दें अपनी जिद और मेरे साथ अमेरिका चलिए हमेशा के लिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं आपको आपके नाम की छत दिलवाऊंगी जहां आप आराम से रह सकेंगी, जहां आपको मुलाजमों की तरह काम न करना पड़ेगा। वो अभी रोहानसा लहजे में बोल ही रही थी कि अरूसा बेगम इसकी बात काटते हुए बोली, नहीं मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहती मैं जिंदगी भर तुम पर बोझ बनकर रहूं। मुझे अंदाजा है तुम वहां पहले ही कितनी मेहनत से पैसे कमाकर अपनी स्टडीज और अपार्टमेंट का खर्चा उठा रही हो। वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आप यहाँ कितना खुश हो। वो तेजी से जताते हुए बोली, मोम बस कुछ साल और मैं अपनी स्टडीज मुकम्मल कर लूं, फिर मुझे यकीनन किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। बस एक बार मैं अपने पांव पर खड़ी हो जाऊं, फिर मैं आपकी एक भी नहीं चलने दूंगी और आपको अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। आप देखिएगा आप भी बड़ी अम्मी की तरह आराम से एसी वाले रूम में सोफे पर बैठकर रिमोट हाथ में पकड़े टीवी देखा करेंगी और अपनी पसंद के इस्लामी चैनल और देखेंगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे टीवी का रिमोट छीनने की। कोई आप पर ऑर्डर नहीं चलाएगा, ना ही कोई आपको बुरा भला कहेगा, ना आपको किसी के गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे, ना किसी की हकारत बड़ी नजरें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। बस कुछ साल और फिर सब बदल जाएगा। आपकी ये बेटी आपका बेटा बनकर दिखाएगी, ऐसा बेटा जिस पर आपको फख्र हो। वो अपनी मॉम का हाथ नहायत एहतराम और मोहब्बत से चूमते हुए पुरअज़म अंदाज में गोया हुई, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाबी दे। मगर मेरा बच्चा, मैंने अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली है। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। बस एक बार जाजा की शादी की तकरीबात से फारिग हो जाएं सब, फिर मैं तुम्हारी दादी और बड़े अब्बू से तुम्हारी किसी जगह रिश्ते की बात करती हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूं, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। वो इत्मीनान बख्श अंदाज में कहने लगी। नजमा इनका चेहरा देखती की देखती रह गई थी। जब इंसान मरने को अपना सुकून तस्वर करने लगे तो आप जान लें इसकी जिंदगी किस कदर अजियतों और तकलीफों से बड़ी हुई है। नजमा वाकिफ थी अपनी माँ की हर तकलीफ से, मगर वो बहुत मजबूर थी। वो आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के सीने से लग गई। शदीद नफरत हो रही थी उसे इस मलक मेंशन के लोगों से, जिन्होंने मुलाजमों से बदतर सलूक किया था इसकी माँ के साथ। मुलाजमीन को तो फिर भी खिदमत के पैसे मिलते हैं, इन्हें क्या मिला था इतने सालों से? इसकी आंखों का लाइनर रोने के सबब चेहरे पर फैल गया था। चोला रोना बंद करो, सारा लाइनर तुमने पिला लिया है। गुड गर्ल, अपने आंसू साफ करो। अरूसा बेगम नहायत मोहब्बत से इसे अपने सीने से हटाकर इसके आंसू साफ करते हुए बोली। नजमा हैरान थी इनके चेहरे पर सजी प्यारी सी मोहब्बत बड़ी मुस्कान देखकर। इन्हें क्यों गुस्सा नहीं आता इसकी तरह?
वो क्यों किसी को भी कभी बुरा भला नहीं कहती? वो क्यों हर वक्त बस चेहरे पर मुस्कान से जाए ये देखने की कोशिश करती हैं कि सब ठीक है? वो क्यों कभी अपना गम नहीं बांटती? नजमा इन्हें देखकर दिल ही दिल में तड़प रही थी। इसकी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना था। वो हमेशा सोचा करती थी कि कोठे पर पैदा होना क्या इसकी माँ का कसूर था? लोग ये तो देखते हैं कि इसकी माँ कोठे की एक नाच गाना करने वाली थी, मगर कोई ये क्यों नहीं देखता कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खुदकुशी तक करने को तैयार हो गई थी। रूसा बेगम की यही पकीज़गी तो अब्दुर्रहमान मलिक जैसे इंसान को इनका कदरदान बना गई थी। ओह, तुम यहाँ हो मैडम साहिबा, और मैं पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। पीछे से आने वाली तंजिया और गसीली आवाज, और उसा बेगम फौरन पलटी थी। मैं बस नजमा को लेकर आ रही थी। वो धीमे लहजे में कहने लगी, नजमा की शिरकत न करने से बाहर होने वाला फंक्शन नहीं रुक जाएगा, इसलिए अपनी बेटी को छोड़ दो और बाहर जाकर मेहमानों को जूस सर्व करो। वो हाकमाना अंदाज में कहती हुई वापस मुड़कर मगरूर अंदाज में चल दी। मुबशरा बेगम की गर्दन में तो जैसे सरिया लगा था। वो भी मुजीब की तरह बहुत मगरूर अंदाज में चला करती थी। इस औरत को तो एक दिन मैं ठीक करूंगी। नजमा ने दांत पीसते हुए कहा, आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। अरूसा बेगम ने डरते हुए कहा, तो सुन ले, मैं डरती नहीं इनसे। वो निडर होकर जवाबदा हुई, तुम्हारी वजह से आज हमें सबके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। मुबशरा बेगम के चीखने की आवाज पर नजमा तेजी से निकलकर लाउंज में आई थी। वो हाथ पकड़ रहा था, वो मेरा हाथ पकड़ रहा था। अरूसा बेगम बिला शोभा नहायत ही हसीन औरत थी, और इनका ये हुस्न जरा सा नए कपड़े जेब तन कर लेने पर भी चमक उठता था। वो अपनी सफाई में चीखते हुए बोली, वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर कोई इन्हें गंदी निगाह से देखे या छुए ये इनकी बर्दाश्त से बाहर का अमल था। हाँ हाँ, तुम तो कोई मिस यूनिवर्स होना कि हर मर्द तुम्हें छूने के लिए मचलता है। मुबशरा बेगम रसीली और तंजिया अंदाज इनके वजूद पर जाले कहने लगी। इनके अल्फाज की चुभन पूरे जिस्म ने महसूस की थी। बाबी, अरूसा बेगम अपना गुस्सा जब्त करते हुए, चीहो मत, तुम जानती भी हो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो, जिनके चेहरे पर तमाचा मारने की जुर्रत की है तुमने। मुबशरा बेगम खासा जताते हुए बोली। इनका बस नहीं चल रहा था। वो इस औरत को बालों से घसीटते हुए घर से बाहर निकाल फेंके। कितने भी बड़े हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। अरूसा बेगम दो टोक अंदाज में आंखों में आंखें डालकर बोली। नजमा ने पहली बार अपनी माँ को जवाब देते हुए देखा था। दिली तौर पर वो खुश हुई थी कि आखिर इसकी माँ ने इन जालिमों के खिलाफ पहली बार ही सही मगर आवाज बुलंद की थी। तुम जैसी कोठी पर नाचने वालियों की भी इज्जत होती है। मुबशरा बेगम गर्दन अकड़ा कर हकारत से इनके वजूद पर नजरें जमाए तंजिया अंदाज में गोया हुई। इनका जुमला था या नश्तर। नजमा ने अपने पूरे जिस्म में इसकी तकलीफ महसूस की थी। ओह वेट, अरे ये वीडियो देखी आपने बड़ी अम्मी? नजमा अचानक से एक वीडियो लगाकर इनकी जानब आकर मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस्तफसार करने लगी। क्या है इसमें? इस गर्मा गर्मी के माहौल में वो अचानक आकर वीडियो दिखाने लगी थी। ये देखकर मुबशरा बेगम और इसकी दादी दोनों उलझे। इसमें आपकी होने वाली बहू सोबिया है। क्या नाचती है ये? वाह वाह, कमर देखिए, जरा देखिए कमर कैसे हिला रही है, और जरा लटके चटके तो चेक कीजिए। उफ, 5000 से जायद लाइक्स। और ये क्या, इसकी तो सारी ही वीडियोस इसी तरह नाचती हुई हैं। और देखिए तो जरा, कोठे से ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड है इसके पीछे का। देखिए, आपकी बहू तो पूरी दुनिया को मुजरा दिखा रही है। नजमा ने जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। मुबशरा बेगम की तो बोलती ही बंद कर दी थी इसने। कोठे पर नाचने वालियों का हक तो आजकल आप जैसे
शरीफ खानदानों की बेटियां और बहुएं मार रही हैं। इसने जैसे आईना दिखाया था, वो आईना जिसे आज लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी होने वाली बहू को कोठे की नाचने वालियों से मिलाओगी। मुबशरा बेगम के गुस्से का पारा आसमानों से बातें करने लगा था। ये मेरी मोम का कसूर नहीं था कि वे कोठे पर पैदा हुई। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की अम्मान के लिए नाच गाना किया करती थी। लेकिन आपकी होने वाली बहू वो तो लोगों के दिल बहलाने के लिए नाच रही है, चंद सिर्फ और सिर्फ चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए। तो असल में शरीफ कौन है और कौन? अभी इसका जुमला मुकम्मल भी न हुआ था कि मुबशरा बेगम का जब्त जवाब दे गया था। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ इस हसीन गुड़िया के रसीद किया। मुबशरा बेगम इस नाजुक गुड़िया के बालों को जुनूनी अंदाज में पकड़कर इसे दरवाजे तक खींच लाई। बहुत जुबान चल रही है तेरी औकात दिखाती हूँ आज मैं, वो एक एक लफ्ज चबाकर बोली थी। छोड़िए मुझे, छोड़िए। नजमा मसलसल इनके हाथों से अपने बालों को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत सख्ती से इसके बालों की जड़ें खींचते हुए इसे बाहर की जानब ले जा रही थी। नजमा की आंखों में शिद्दत तकलीफ के सबब आंसू आने लगे थे। आखिर जुर्म क्या है मेरा, इन्हें सच बताना। वो दिल ही दिल में सदमे से इन्हें और अपनी माँ, दादी और घर के सारे मुलाजमीन को देख रही थी, जिनके सामने ही इसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा था। भाभी छोड़ दीजिए इसे, बच्ची है वो। अरूसा बेगम मसलसल मिन्नतें करते हुए साथ साथ चल रही थी। यही है तेरी औकात, कुछ साल मुल्क से बाहर क्या रह ली तो तू अपनी औकात भूल गई है। मुबशरा बेगम ने इसे सारे मुलाजमीन के सामने मेन दरवाजे से बाहर रोड पर फेंक दिया था। जमीन की हाक ने इसका बोसा लिया था। हसीन गुड़िया का चेहरा मट्टी से भर गया था। इसकी आंखों से आंसू जर्जर बहने लगे थे। अपनी इसी तजलील पर खुद को संभालते हुए जैसे ही उठने लगी, वैसे ही किसी के काले जूते धुंधली आंखों के सामने आए। अपने आंसू पूंछते हुए चेहरा उठाकर इसने सामने खड़े शख्स को देखा। एक लम्हे के लिए लगा शायद कोई मदद करने आया है, मगर जब सामने अपने जानी दुश्मन को देखा तो उदासी से मैं खुद ही हंस दी। फिर मैंने इसकी आंखें देखी जिनमें गुस्सा झलक रहा था। फिर दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद इस जालिम को मुझ पर रहम आ जाए और वो अपनी वालदा के इस अमल को गलत कहे, एहतजाज करे इस बदसलूकी के खिलाफ। न जाने क्यों मगर आंखों में एक मध्यम सी उम्मीद के लो का दिया जलाए वो मुजीब को देख रही थी। कहीं ना कहीं इसके दिल में ये गुमान था कि वो अपनी माँ की बदसलूकी को गलत ठहराएगा। अम्मी हजूर, ये सब क्या कर रही हैं आप? वो दांत पीसते हुए बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर अपनी वालदा से मुखातिब हुआ। इस लड़की को मैं इसकी सही औकात दिखा रही हूँ। कुछ साल बाहर क्या रहकर आई है, अपनी औकात ही भूल गई। ये मुझसे जबान लड़ा रही थी इस घर की मालकन से, और वो अभी बोल ही रही थी कि मुजीब ने बात काटते हुए तेजी से कहा, अम्मी हजूर, आपको जरूरत ही क्या है इन जैसे गंदों से बात भी करने की? आपको कोई जरूरत नहीं है इन जैसे गंदे लोगों के मुंह लगने की। ये जिसका खून है वो तो जाहिर करेगी ना। तमाशे करना इसका और इसकी माँ का पसंदीदा मशगला है, और तकरीब में भी क्या किया बेटी घर में कर रही है। माँ ने तकरीब में क्या किया अब बेटी घर में कर रही है। छोड़िए आप अंदर चलिए। वो नहाए दिल खराश लहजे में नजमा को देखकर कहते हुए चला। इसके अल्फाज नश्तर की तरह दिल में प्योस्त हुए थे। उठाओ इसे। मुजीब के पीछे इसकी सेक्रेटरी खड़ी थी। वो नजमा पर हकारत बड़ी नजर जमाए हाक मानना अंदाज में कहने लगा था। इसकी सेक्रेटरी तेजी से नजमा को उठाने के लिए आगे आई। ओहो, मैं कैसे भूल गई, ये मुजीब अजलाल मलक है। इससे बुलाई की उम्मीद रखना भी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। वो जैसे खुद पर गुस्सा हो रही थी। मैं खुद उठ सकती हूँ, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मुझे मदद की। इसके सीधे घुटने से खून निकल रहा था, हाथ पर भी रगड़ आई थी। बहुत ही मुश्किल से वो अपने वजूद में हिम्मत चमक कर खड़ी होते हुए सेक्रेटरी को
देखकर दो टोक अंदाज में बोली थी। वो नहीं चाहती थी कि अपने दुश्मन के सामने कमजोर पड़े, इसे फिर एक बार खुश होने का मौका दे। अपने आंसुओं से रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मजीब नफी में सर झटकते हुए अपने एक कदम आगे बढ़ा ही था कि इसकी नजर रोड पर पड़ी। वहां खून पड़ा हुआ था। इसने तेजी से निगाह नजमा के वजूद पर डाली। इसके घुटनों से खून निकलता देख एक दो साने के लिए वहीं खड़ा सोचता रहा। वह लड़खड़ाती इसी के पास से गुजरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। इसने सख्ती से अपने होंठ बींच लिए थे और खामोशी से इसे जाता देखता रहा, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगा। अब क्या है? नजमा को महसूस हो गया था कि मुजीब इसके पीछे चल रहा है। वो गुस्से से पलटकर आबरू उचकाए इस्तफसार करने लगी, मगर वो बगैर कोई जवाब दिए तेजी से आगे चल दिया। शुक्रिया जाजा जैसे ही इसके कमरे में दाखिल हुआ, वो मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करते हुए मिली। वो बेड पर लेटी हुई थी, इस के घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी। किस बात का? वो सामने रखे सोफे पर बैठते हुए उलझकर पूछने लगा। डॉक्टर को भेजने के लिए आपके अलावा और कौन मेरा हमदर्द है यहाँ पर? वो मुस्कान से जाए मशकूर लहजे में गोया हुई। एक दो सानियों के लिए वो गड़बड़ाया, फिर मुस्कुराते हुए असबाद में सर हिलाने लगा। नजमा ने इसके चेहरे के तासरात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया था। वैसे सॉरी, मैंने सोबिया बाबी के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, मगर उस वक्त मेरे लिए वो करना नहायत जरूरी था। मैं हर वक्त ना तो खुद जलील हो सकती हूँ और ना अपनी माँ को होता देख सकती हूँ। कल आपकी बारात अटेंड कर लूं, फिर परसों की सुबह ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, बहुत मुश्किल से इस माहौल में मैं सांसें ले रही हूँ। वो सिर्फ जाजा की वजह से अभी तक यहाँ रुकी हुई थी। जाजा के बहुत एहसानात थे इस पर, जिन्हें वो चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलो तुम आराम करो, मुझे बहुत काम है। वो नजरें चुरा रहा था। नजमा ने भी इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नजमा, वो जाते जाते दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर नजमा की जानिब देख बड़ी मोहब्बत से नाम पुकार कर मुहातिब करने लगा। इसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और उदासी भी। जी, इसकी आंखें बड़ी रंजीदा मालूम हुई। नजमा को उस लम्हे अगर ज्यादा दम घुट रहा है तो प्लीज आज ही चली जाओ, कल वैसे भी किसने देखा है? इसने बड़ी उदासी से मुस्कुराते हुए कहा था। ना बाबा ना, जिंदगी भर आपसे ताना थोड़ी सुनना है कि मेरी शादी में तुमने शिरकत नहीं की और फिर घर की मालकन साहिबा ने मेरा घुटना भी तो तोड़ दिया है। डॉक्टर ने कम से कम एक दो दिन आराम करने का कहा है। मैं चाहूं ना तो भी नहीं भाग सकती, वो मजाक का खेज अंदाज में कहने लगी। वो इस बात में सर खिलाते हुए इसके हसीन और जमील वजूद को आंखों में भरकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो तो चला गया था, मगर अपनी आंखों की हसरत से मुकाबिल को उलझा गया था। क्यों इतनी हसरत थी जाजाबाई की निगाहों में? न जाने कितनी देर तक वो यही बात सोचती रही। सोबिया के साथ सब बड़ी खुशी खुशी पहला नाश्ता कर रहे थे कि अचानक इजलाल साहब ने रूसा बेगम को बैठने का इशारा किया। नजमा और इसकी वालदा खैरत के गोते खाने लगे। इतने सालों में पहली बार वो इन्हें पूरी फैमिली के साथ नाश्ते की टेबल पर शरीक होने का कह रहे थे। बैठो अरूसा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, उन्होंने नहायत मुहज्जब अंदाज में कहा था। मोम बैठिए। नजमा तेजी से इन्हें मुबशरा बेगम के बराबर वाली सीट पर बिठाने लगी और खुद इनके पीछे खड़ी हो गई। तुम भी बैठ जाओ बेटा, इजलाल साहब के मोहब्बत से कहते ही वो भी सर हिलाते हुए अपनी माँ के बराबर वाली चेयर पर बैठी। वो बिल्कुल मुजीब के सामने बैठी थी। आज जिंदगी में पहली बार वो मुजीब के बराबर के मकाम पर बैठकर खाना तनावल फरमाने वाली थी। एक अजीब सी खुशी थी दिल को इस बराबरी को पाकर। अम्मा आप बात करें, आप बड़ी हैं। इजलाल साहब अपनी वालदा से मुखातब होकर इल्तिजाई अंदाज में कहने लगे थे। आज रात
जाजा और सोबिया का वलीमा था। नजमा वलीमे से वापसी पर घर की जगह एयरपोर्ट जाने वाली थी। फ्लाइट बुक कर ली थी इसने। सब कुछ इसके मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा था। वो मुतमिन थी, वो बहुत मुतमिन थी कि इसका फैसला गलत नहीं था कराची आने का। नजमा मेरी पोती है, अब ये जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है। मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ इसके हवाले से। बस दादी जान के इन अल्फाजों का सुनना था कि नजमा हैरत से इन्हें देखने लगी। इन्हें भला कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी, वो उलझकर दिल ही दिल में सोचने लगी थी। इसलिए मैं इसकी शादी का सोच रही थी। भाई हमारे यहाँ तो बरादरी में ही करते हैं, मगर तुम्हारे बैकग्राउंड के सबब कोई बरादरी से अच्छा रिश्ता आने वाला तो नहीं, तो मैंने सोचा है कि मुजीब का नजमा से निकाह करा देते हैं। रकैया बेगम के अल्फाज थे या एटम बम, दोनों माँ बेटी सुन सी कैफियत में एक दूसरे के चेहरे को तकने लगी। कौन नहीं जानता था मलक मेंशन में कि मुजीब कैसा सलूक करता है नजमा और अरूसा बेगम के साथ। मगर अम्मा, मुजीब की तो 4 माह बाद शादी है पलवशा के साथ। फिर अरूसा बेगम उलझकर बोली। नजमा अपने सामने बैठे मुजीब को देख रही थी, जो दादी के ऐलान के बाद भी बड़े मजे से खाना खाने में मगन नजर आ रहा था, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। नजमा बड़ी नासमझी से इसका चेहरा तक रही थी। जो लड़का इसका हाथ जरा सा खुद से टच हो जाने को गंदा समझता है, उसे हकारत से देखता है, वो भला किसी ऐसी लड़की से नकाह का सुनकर भी कैसे खामोश बैठा हुआ है। हाँ पता है मुझे, मैंने मुजीब को बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया है नजमा से निकाह के लिए। वैसे भी पलवशा इस्लामाबाद की है और वो शादी के बाद वहीं रहना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा है कि नजमा यहाँ मलक मेंशन में रह लेगी और पलवशा इस्लामाबाद में। इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। एक रुकैया बेगम अभी बोल ही रही थी कि नजमा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मगर इसकी जरूरत नहीं है। मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द मैं और जरून शादी भी कर रहे हैं। सॉरी मॉम, मैं आपको इस तरह बता रही हूँ, मगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरी बात सुनने के लिए। इसने खड़े होकर अलानिया अंदाज में खासा जताते हुए कहा था। आखिरी जुमले पर वो अपनी माँ की जानिब मतवज्जा होकर शर्मिंदगी से गोया हुई। पहले तो अपनी आवाज धीमी रखो, दूसरा वापस बैठ जाओ। दादी जान की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मुजीब चमचा प्लेट में रखकर इसकी जानिब मतवज्जा होकर बर्फ की तरह सर्द लहजे में रौबदार अंदाज में कहने लगा। नजमा बेटा, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। इजलाल मलक समझाने वाले अंदाज में इसकी जानिब देखते हुए बोले। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आज तक आप लोगों ने मुझे और मोम को कब इस फैमिली का हिस्सा माना है, जो मुझ पर अपनी बरादरी के लेबल लगवाने और रूल समझाने चले हैं। नजमा दांत पीसते हुए 2 टोक अंदाज में बोली। मेरे सब्र का इम्तहान न लो, हमारा चुपचाप वापस बैठ जाओ। मुबशरा बेगम खा जाने वाली निगाह से उसे घूरते हुए बैठने का ऑर्डर देने लगी। नहीं, मुझे नहीं बैठना आप लोगों के साथ। वो स्पार्ट से लहजे में इनकार करने लगी। नजमा, तुम मेरी पोती हो, इस खानदान का खून है तुम्हारी रगों में। तुम किसी गैर बरादरी से शादी नहीं कर सकती। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। तुम्हारा निकाह कल मुजीब के साथ होगा और इस मामले में मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती। रुकैया बेगम बहुत देर से अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर नजमा का नडर लहजा इन्हें मजबूर कर गया। खड़े होकर अपना फैसला सुनाने पर वो अलानिया अंदाज में मुजीब और नजमा के निकाह का कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुमसे तो मैं मरकर भी निकाह ना करूं। नजमा रुकैया बेगम के फैसले को मानने के लिए किसी भी सूरत तैयार न थी। वो मुजीब की निगाहों में झांकते हुए अकड़ कर बोली, जिसके जवाब में वो फकत मुस्कुरा रहा था, जैसे मजे ले रहा हो इसकी बेबसी के। जाजा पूरे वक्त में सिर्फ खामोश तमाशाई बना रहा।
बेटा, जब मुजीब राजी है तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम वैसे भी मुजीब की पहली बीवी का रुतबा पाओगी। फिर मसला क्या है? अरूसा बेगम इसके कमरे में आकर बड़ी मोहब्बत से इसे मुजीब से निकाह करने के लिए तैयार करने लगी। पहली बीवी मोम। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं? ये लोग मुझे कैद करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं होगी। और फिर घर के सारे फैसले मुजीब करता है। तो ये फैसला दादी ने कैसे किया? मुझे यकीन है ये निकाह मुजीब करवा रहा है अपनी नफरत में, ताकि मुझ पर अपनी सारी बड़ास निकाले, मुझसे बदले ले। वो बहुत कमीना है वो इंसान। मुझसे मेरी सारी खुशियां और आजादी का हक छीन लेना चाहता है। मैं जरून से बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ मॉम। मैं इसके अलावा किसी दूसरे से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। नजमा ने अपना सर पकड़ लिया था। अपनी माँ का बोलापन देख वो रोते हुए इन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी। वो मुजीब के लिए नफरत के अलावा कोई जज्बा नहीं रखती थी, और वो तो इससे निकाह का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इससे निकाह का तस्वुर भी इसकी जान जला रहा था। इसकी मॉम, मैं जरून को कॉल कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ से वापस ले जाएगा। नजमा ये जुमले अदा करते ही अपने आंसू साफ करने लगी थी। तेजी से अपना सेल साइड से उठाने की नीयत से खड़ी हुई। अभी वो तो कदम भी न चली थी कि जरून से अगर वाकई तुम मोहब्बत करती हो तो इसे इन सब में शामिल करने की बिल्कुल भी गलती मत करो। जान से मार देंगे वो इसे। ये लोग, अभी तुम इनको जानती नहीं हो, मुजीब अजलाल मलक की पावर को। अरूसा बेगम नजमा को वार्निंग दे रही थी। आप मुझे मुजीब से डरा रही हैं? नजमा इनकी जानिब रुख कर हैरत से उलझकर पूछने लगी। नहीं बेटा, बस समझा रही हूँ। मुजीब अजलाल मलक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन और सियासतदान है। इससे लड़ाई किसी भी सूरत तुम्हारे हक में बेहतर साबित नहीं हो सकती। अगर मुजीब तुमसे निकाह करना चाहता है तो ये निकाह होकर रहेगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मान जाओ। निकाह के बाद इसे मोहब्बत देना। मर्द मोहब्बत का भूखा होता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो खड़े होकर इसकी जानिब आकर इसका हाथ थामे बड़ी मोहब्बत से इसे समझाने लगी। नजमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। मोम, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मतलब वो मुझसे जबरदस्ती निकाह कर रहा है ताकि मुझे इस घर में जिंदगी भर वो अजियत दे सके और अपनी बड़ास निकाल सके। और आप मुझे मोहब्बत के दर्स दे रही हैं। क्या हो गया है आपको? नजमा अपना सर पकड़े इस्तफसार करने लगी। एक जवान बेटी की माँ हूं मैं। मुझे डर लगता है। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर वो पूरी फैमिली के सामने तुमसे निकाह कर तुमको अपना रहा है तो ये बहुत बेहतर है इन अमाल से जो वो कर सकता है अपनी खुदसड़ी और जिद में। तुम इसकी जिद्दी मजाजियत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो क्या? मैं उससे डरती हूँ। नजमा डर अंदाज में बड़े बड़म से बोली। मगर मैं डरती हूँ। रहम करो मुझ पर। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किससे मदद मांगूंगी? बेटा प्लीज समझो, वो बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती इससे, और ना तुम्हारा जरून कर सकता है। इसलिए इस निकाह को कर लो। तुम पहली बीवी बनोगी इसकी। अगर तुम इसे खुश रखोगी तो वो यकीनन तुम्हारे साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करने लगेगा। ये मलक मेंशन, जायदाद, जमीनें और फैक्ट्रियां सबका सब मुजीब के हाथ हवाले है। ये सब तुम्हारा हो जाएगा। जैसे बड़ी बाबी राज करती है इस घर पर, वैसे ही कुछ साल बाद तुम भी करोगी। तुम देखना। नजमा बेयकीनी के आलम में अपनी माँ के चेहरे को नजमा तक रही थी। किस कदर खुशफहमियां थी इन्हें। वो अपना सर पकड़े अपनी माँ को देखने लगी, जिनके सामने कोई भी बात करना इसे बेमायनी नजर आ रहा था।